बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहले भी इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन मैंने की हुई है, लेकिन नीबोश का जो है पैटर्न चेंज हुआ है IG2 रिस्क असेसमेंट के हवाले से कुछ, और उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत थी और काफ़ी सारी क्यूरीज थी इस हवाले से। तो वो वन बाय वन क्यूरी हैंडल करना आसान नहीं था, क्योंकि क्लासेस भी चल रही होती हैं, बाकी चीज़ें भी। तो इसलिए इस IG2 रिस्क असेसमेंट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये लेक्चर जो होगा बेसिकली टू पार्ट्स में है। एक में मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा, एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या हैं जिनको हमने फुलफ़िल करना है, और उसके अलावा दूसरा मैं एक आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कंप्लीट होगी, जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें मेंशन्ड होंगी। तो हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि IG2 रिस्क असेसमेंट और IG1 जो ओपन असेसमेंट पेपर है, इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट ये चल रहा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जी हेल्पलाइन पे नीबोश की पता किया है तो वो कह रहे हैं ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। कैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि IG1 का एग्ज़ाम बुक 1 से आएगा और IG2 का जो रिस्क असेसमेंट है ये बुक 2 से होगी। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल जिसने बुक 2 पढ़ी नहीं, उसको हैज़र्ड्स कंट्रोल मेजर का पता ही नहीं है, तो वो IG1 का पेपर कैसे सॉल्व करेगा? क्योंकि IG1 का पेपर अब सिनेरियो बेस्ड है। सिनेरियो बेस्ड में उसको अपनी बात सिर्फ मैनेजमेंट नहीं आती है, बल्कि उसके अंदर हैज़र्ड्स और उनके रिस्क कंट्रोल भी आते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको अपने आप को, अपनी बात को, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए दोनों तरह का नॉलेज रिक्वायर्ड है। एक उसका मैनेजमेंट का लेवल नॉलेज जो बुक 1 से वो लेगा, और दूसरा मैं उसका जो नॉलेज है वो होगा इसका बुक 2 से, जिसमें वो हैज़र्ड्स, असेसमेंट और कंट्रोल मेजर्स की बात कर पाएगा। दूसरी बात आ जाती है जी IG2 रिस्क असेसमेंट बुक 2 से है, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है इसका मेन जो पार्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुक 1 में डिस्कस किया गया है, और जो हैज़र्ड्स कैटेगरीज हैं, हैज़र्ड्स हैं, वो बुक 2 में डिस्कस किए गए हैं। इसलिए लाजमी ये है कि आपके पास बुक 1 के टॉपिक्स और बुक 2 के टॉपिक्स के क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। उसी सूरत में आप IG1 और IG2 को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला ओवरऑल इसकी जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्क असेसमेंट आपने जो परफॉर्म करनी है ये किस तरह से है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं जिनको हमने इसके अंदर डिस्कस करना है, या जिनके क्राइटेरियाज को हमने फुलफिल करना है। अब सबसे पहली बात तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा सा क्या इशू आ रहा है। इशू ये आता है कि आप एक रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह से कर रहे हैं। ये कॉमन सी बात है कि बगैर किसी साइट को विजिट किए जब परफॉर्म करते हैं तो आधे में पहुंच के हाफ काम जब वो कर चुके होते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि यार ये तो चीज़ें अब हमारे पास मज़ीद इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि जिस तरह ये चेक लिस्ट में आपको बता रहा हूं कि ये क्राइटेरियाज मीट करने हैं, तो आप अपनी रिस्क असेसमेंट जो है बनाने से पहले पहले ये चीज देख लें कि जिस इंडस्ट्री के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर आप ये रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, क्या आया ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे उससे मिल जाएगी? क्या जो हैज़र्ड्स की कैटेगरीज हैं या हैज़र्ड्स हैं मुझे पूरे के पूरे मिल जाएंगे? तो इस चीज़ को सामने रखते हुए नेचर ऑफ कंपनी आप डिसाइड करें, और फिर उसके बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हासिल करें। उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। शुरू करते हैं। यहाँ में अब 4 पार्ट्स हैं इस पूरी रिस्क असेसमेंट के। पहला पार्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी यूज्ड। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? जो हमारा पार्ट 1 है इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? तो पार्ट 1 का पहला पार्ट जो होगा उसमें आपने जो है 3 चीजें क्लियरली लिखनी है, और ये एक एक क्राइटेरिया आपका मेट होगा। पहली चीज, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने मेंशन करना है। दूसरी चीज, आप साइट लोकेशन बताएंगे कि किस जगह पे एक्टिविटी हो रही है, और उसके बाद कितने लोग वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं।
फिर हम इसी पार्ट वन के दूसरे हिस्से में जब जाएंगे तो हमारे पास है जनरल डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडेड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज शिफ्ट पैटर्न। हमें ये बताना है कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, ये क्लियरली हम बताएंगे। उसके बाद किस तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हम बताएंगे, और उसके बाद शिफ्ट पैटर्न हमारा किस तरह से काम कर रहा है, डे शिफ्ट है, नाइट है, 2 शिफ्ट्स हैं, 3 शिफ्ट्स हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है वो देखा जाएगा। देन हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। हम सारी पूरी कंपनी की रिस्क असेसमेंट नहीं परफॉर्म कर रहे, हम जिस एरिया के टिपिकली कर रहे हैं हम उसका वहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि हम पूरी कंपनी की जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि वो जो स्पेसिफाइड एरिया जहां पर हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ वहीं का ही करेंगे। नेक्स्ट आता है उसी की डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है, मतलब पहला पार्ट क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइट लोकेशन, हाउ मेनी वर्कर्स देयर। दूसरा जनरल डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स आप काम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज क्या और शिफ्ट पैटर्न क्या है, और इसके अंदर मजीद ये कि किस एरिया की आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब तीसरा पार्ट आता है मेथोडोलॉजी यूज टू इंक्लूड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हु वाज कंसल्टेड एंड हाउ यू डिसाइडेड ऑन द एडिशनल मेजर्स, कि आपने किससे बातचीत की है जिसके नतीजे में एडिशनल कंट्रोल्स जो आपने अब दिए हैं, पहले से जो कंट्रोल मेजर मौजूद थे उसके बावजूद जब चीजों का फेलियर हो रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे या मजीद इवन इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, तो आपने एडिशनल मेजर्स तो दे दिए, लेकिन ये एडिशनल मेजर्स आपने किस बिहाफ पे दिए हैं, किससे कंसल्ट किया है, तो ये भी आपको वहां पर बतलाना पड़ेगा। तो इसी सूरत में आपका क्राइटेरिया मेट होगा। तो टेक्निकली आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 6 क्राइटेरियाज हैं जो हमें हर सूरत वहां पर बतलाने हैं। कैसे, पहला क्राइटेरिया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा द साइट लोकेशन, तीसरा हाउ मेनी वर्कर, ये 3 क्राइटेरियाज हो गए। देन जनरल डिस्क्रिप्शन इंक्लूड में 2 चीजें, एक तो आपने बताना है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या हैं, और दूसरा शिफ्ट पैटर्न्स क्या हैं ये बताएंगे। ये आपकी एक क्राइटेरिया मेट होगा, और फिर जिस जगह की आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन 2 क्राइटेरिया, तो ये टोटल 5 यहां तक क्राइटेरिया हो गए। और 6 क्राइटेरिया जो पार्ट 1 में है वो मेथोडोलॉजी यूज टू इंक्लूड, कि आपने किस तरह से ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे आपके पास और आपने एडिशनल कंट्रोल मेजर्स कहां से किए हैं। अब पार्ट 2 है, अब वो तो आपके इंट्रोडक्शन के सेक्शन में तकरीबन आ गया। पार्ट 2 में क्या है, रिस्क असेसमेंट, और रिस्क असेसमेंट के अंदर 3 क्राइटेरियाज हमने हर सूरत मीट करने हैं। 3 क्राइटेरियाज में सबसे पहली बात यह है कि मिनिमम ऑफ 10 हैजर्ड्स, कि कम से कम 10 हैजर्ड्स आपने लिखने हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक बात, अगर आप 12 हैजर्ड्स लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, 12 हैजर्ड्स अगर आप लिख देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। The identified hazards are taken from at least, हाँ जो हैजर्ड कैटेगरीज हैं हमारी, ठीक है, जिसमें नॉइज और ये सारी चीजें आती हैं, इन सारी जो मेन कैटेगरीज हैं आप इनमें से जब ये 10 से 12 हैजर्ड्स लेंगे तो आपकी कम से कम 5 हैजर्ड कैटेगरीज हिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक कैटेगरी की 4 है और 2 कैटेगरीज आप मिस कर गए, दूसरी की 3 है और फिर 2-3 करके आपने पूरे कर दिए। तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप हैजर्ड की 6 कैटेगरी सिलेक्ट करें और उनके आगे 2-2 उनके हैजर्ड्स सिलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास 12 हैजर्ड्स बआसानी आ जाएंगे, 12 हैजर्ड्स आपके पास बआसानी आ जाएंगे। देन ये तो 2 क्राइटेरिया मीट हो गए कि आपने मिनिमम 10 हैजर्ड्स दे दिए, क्राइटेरिया मेट। दूसरा, आपने आइडेंटिफाई हैजर्ड्स आर टेकन फ्रॉम एटलीस्ट 5 हैजर्ड्स कैटेगरी, मैंने बताया 6 से ले लें तो वो आपका दूसरा क्राइटेरिया मीट कर गया। देन ईच कॉलम ऑफ द रिस्क असेसमेंट टेबल हैज बीन कंप्लीटेड फॉर ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स। अब उसके बाद जो कॉलम होगा, ये मैं दिखाता भी चलूंगा आगे, पूरी रिपोर्ट जब आपको दिखाऊंगा, उसका कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं आप छोड़ेंगे।
ब्लैंक कॉलम छोड़ने का मतलब ये है कि आपने उस हैजर्ड्स को ना तो आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया, ना उसके जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया, ना उसके कंट्रोल मेजर जो पहले से मौजूद है आपको पता है, और ना आप एडिशनल कंट्रोल मेजर दे सकते हैं, और ना ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो ये तीन चीजें हैं जो आप पार्ट 2 में करेंगे, तो तीन क्राइटेरियाज आपके इसके अंदर मेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ही हमारे पास पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास 4 बेसिकली क्राइटेरियाज हैं जो हमने हर सूरत मीट करने हैं। अब इसमें सबसे पहले एक्शन विद जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन। तो पहले आपने जस्टिफिकेशन के लिए 3 एक्शन सेलेक्ट करने हैं जो आपने ऊपर डिसाइड किए हैं। ठीक हो गया जी। कोई भी वो पहले 3 हो सकते हैं, बीच में से 3 हो सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने 3 एक्शन प्रॉपरली जो सिलेक्ट किए हैं उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, एक क्राइटेरिया आपका मीट हो गया। देन जस्टिफिकेशन इंक्लूड में कुछ चीजें हैं वो आप देखेंगे, तो ये 3 क्राइटेरियाज, एक देखें 3 एक्शंस हैज बीन सिलेक्टेड, पहला क्राइटेरिया मेट होगा। जस्टिफिकेशन में पहली बात है मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स दे के आपने बताना है कि जो आपने एक्शन सिलेक्ट किया है वो क्यों ठीक है, वो क्यों दुरुस्त है। देन दूसरे पे जब हम आएंगे, लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी कंसिडर्ड फॉर ईच एक्शन, ये दूसरी बात आ गई, ये दूसरा क्राइटेरिया यहां मेट होगा। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन विल बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क, फिर आप बताएंगे कि आपके जो आपने कंट्रोल मेजर दिया है उसकी अफादियत क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और वो आप अच्छे तरीके से डिफेंड करेंगे तो आपका चौथा क्राइटेरिया भी, फोर्थ क्राइटेरिया भी इसके अंदर मीट कर जाएगा। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में 4 है, पार्ट 4 रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक, और इस क्राइटेरिया के अंदर हमें 5 क्राइटेरियाज मीट करने हैं, और उन 5 क्राइटेरियाज को जब हम मीट कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन चारों पार्ट्स के जब तमाम तर क्राइटेरियाज फुलफिल कर लेंगे तो उसी सूरत में ये हमारा पास होगा। अब इसका पहला क्राइटेरिया रियलिस्टिक रिव्यू डेट गिवन। आप ये देखेंगे कि जो एक्टिविटीज दी गई हैं इनको या कंट्रोल में ये आपने दिए हैं, इसका रिव्यू एक्चुअली कितने टाइम के बाद होना चाहिए। रीजन फॉर रिव्यू डेट गिवन, ये इसमें क्या होता है कि आपने जो रिवीजन डेट दी है उसकी रीजन क्या है, आपने कोई और डेट क्यों नहीं दी है, आपने वही डेट क्यों दी, तो उसका आप रीजन भी देंगे। देन इंडिकेट हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड, कि जो रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग है उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप आगे तक कैसे पहुंचाएंगे ताकि उनकी दुरुस्तगी की जाए। और इंडिकेट हु द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड, और किस किस को आप रिस्क असेसमेंट कम्युनिकेट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क प्लेस, इट डिपेंड्स on the number of workers, और ये इसमें बहुत सारी चीजें जिनको सामने रखते हुए आप इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वन, इंडिकेट how you will follow up to check that the identified actions have been carried out। ये आप फॉलो अप कैसे करेंगे कि जो कंट्रोल मेजर्स आपने बतलाए हैं, जो चीजें आपने इसके अंदर आइडेंटिफाई की हैं, आया इनको जब दुरुस्त किया जाएगा तो आप किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि ये दुरुस्तगी हो रही है या कि नहीं। तो बेसिकली आपके पास पार्ट 1 के अंदर 6 क्राइटेरिया हैं, पार्ट 2 के अंदर यू हैव 3 क्राइटेरियाज, पार्ट 3 में यू हैव 4 क्राइटेरियाज, और लास्ट वन पार्ट 4 के अंदर 5 क्राइटेरियाज। तो टोटली इस यूनिट को पास करने के लिए आपके पास पहले वाले में जिस तरह से मैंने बताया कि 6 है, देन वी हैव 3, 9 and 4 we have 13 and 5, 18। basically we have to complete that marking criteria, that's 18 marking criteria। तो उसी सूरत में हमारी रिस्क असेसमेंट जो है वो पास होगी। और आप इस बात में एक चीज का ख्याल रखेंगे कि चीजों को जितना आप रियलिस्टिक रखेंगे उतना ये अप्रोच इसके अंदर आएगी कि आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है और
असल जो मकसद था कि हर फेज को समझने का, वो आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है। ठीक हो गया जी। अब ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन के बाद मैं अब स्पेसिफिक एक रिपोर्ट देता हूँ, और वो रिपोर्ट जो है वो आपको मैं पहले बता दूं, वो आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। किसी सूरत भी आपने उससे डाटा कॉपी नहीं करना है, ना ही उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप फेल होते हैं, आप बैन होते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा उसका। ठीक हो गया। तो आप उससे आइडिया जरूर लीजिए, उससे कॉपी पेस्ट मत करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं उस पार्ट को जरा इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, जिसका मैंने आपको बताया था कि हमने इसको देखना है कि प्रैक्टिकली एक रिपोर्ट को कैसे कंप्लीट किया जाता है। अब सबसे पहला पार्ट जो मैंने इसके अंदर आपको बताया था वो ये था कि हमने पार्ट 1 जो बैकग्राउंड था, इसमें पहला काम जो हमने करना है वो है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं कमेंट्स के कॉलम में, अब इसमें निशात मिल्स लिखा हुआ है। देन साइड लोकेशन क्या है, HQ 21 किलोमीटर फिरोजपुर रोड, लाहौर, पाकिस्तान। ये हमने पूरा उसका साइट की लोकेशन बता दी। देन नंबर ऑफ वर्कर्स, अब नंबर ऑफ वर्कर्स में आता है 3200 प्लस 95 कॉन्ट्रैक्ट में प्लस 112 डेली वेजेस, मतलब 3200 जो एम्प्लॉयज हैं वो परमानेंट हैं, 95 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 112 जो हैं वो डेली वेजेस पे हैं। तो आपने ये इस तरह से जब मेंशन करेंगे तो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चला जाता है, तो इस तरह बेहतर जो है एक इमेज क्रिएट होता है कि वाकयातन जो है ऑन द वर्क साइड, ऑन वर्क प्लेस जो है ये रिस्क असेसमेंट जो है वो परफॉर्म की गई है। देन हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये 3 क्राइटेरियाज मेट हो गए। नेक्स्ट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हम इसमें लिखेंगे भाई ये कब कब चीज़ें, और जनरल डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया था, आपने 2 बातें मेक श्योर करनी है। पहले तो ये प्रोडक्ट कंपनी है या सर्विस कंपनी है, देन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है और शिफ्ट पैटर्न इसके अंदर क्या है। कहते हैं निशात मिल्स लिमिटेड स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड modern and the largest vertically integrated textile companies in Pakistan due to application of vigilant and technical management effective policies। अब ये इसकी इंट्रोडक्शन आप जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट दे रहा है। कहाँ से भी पता चला, हमें कहता है दे केयर फॉर द कस्टमर नीड्स एंड सो दे कीप द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हाई। तो अब ये क्या है, ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, सर्विस कंपनी नहीं है। क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो उसने पहले बता दिया कि डिज़ाइन और आइडिया, ये क्या टेक्सटाइल है तो यहाँ पे क्या स्पिनिंग, वेविंग, प्रोसेसिंग एंड पावर, ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ होंगी। और उसके बाद जब शिफ्ट पैटर्न की बात की है, कहते हैं द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द कंपनी इज फॉर 6 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM एंड एंडिंग ऑन 2 PM। द सेकेंड शिफ्ट इज ऑल्सो फॉर 6 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 PM टू 8 PM। द कंपनी प्रोड्यूसेस 450 टन्स पर डे। अब हमने कितने क्राइटेरियाज मेट किए, 5 क्राइटेरियाज हमने मेट कर लिए। अब आखिरी चीज ये है कि वर्क प्लेस में किस जगह पे, किस लोकेशन की रिस्क असेसमेंट जो है वो परफॉर्म की जा रही है। तो कहता है स्पिनिंग सेक्शन की जाएगी, वेविंग सेक्शन की, यार्न डाइंग सेक्शन की और प्रोसेसिंग सेक्शन की। उसके अलावा वो बता रहा है कि भाई किस जगह की होगी, डिज़ाइन सेक्शन की आपकी जो है वो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की जा रही है। ठीक है जी। ये आगे हम सेक्शन, स्टिचिंग सेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, इन तमाम तर जगहों की हमने क्या करना है, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी है। अब जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं और एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड होगी वो हम लाजमन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस किस सेक्शन में इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये इसके यहाँ तक बताने के बाद, डिस्क्रिप्शन बताने के बाद, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर कोई हो कि हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मॉनिटर की जा रही है या हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे इंप्लीमेंट की गई है, वो तमाम तर बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कंट्रोल मेजर्स जो आपने दिए हैं तो उसमें आप बताएंगे कि वो आपने किस जगह से हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हुए, किस लॉ के मुताबिक आपने कंसल्ट किया है, किस रेगुलेशन के तहत कंसल्ट किया है, तो उनका हवाला देना लाजमी है। जिस तरह C155 कॉमन है
जो है कन्वेंशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसी तरह C167 है सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन, और इस तरह इससे रेलेवेंट जहाँ जहाँ से आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे उसको आप लाजमन यहाँ पर मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसी सूरत में आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो आपने एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, उनके वो किस तरह से जस्टिफाई होते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 1 था। जब हम इस तरह से इसको पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो इन टोटल हमारे 6 क्राइटेरिया जो हैं वो मीट होते हैं। अब ये दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास। दूसरे पार्ट में हम अगर चलें तो ये इसमें हमारे पास ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया, पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट। इसमें हमने क्या करना था जी, इसके अंदर हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं। एक, हमारे पास 10 हैजर्ड्स होने चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो कैटेगरीज हैं वो 5 मिनिमम हिट होनी चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने हैजर्ड्स 12 करें और जो कैटेगरीज हैं वो मिनिमम 6 करें। अब ये हैजर्ड्स कैटेगरीज भी आप देख लेते हैं, आप हैजर्ड्स भी देख लेते हैं। अगले जो कॉलम है ये आपने बड़ी टेक्निकली जो है वो देखने होते हैं। जैसे हैजर्ड कैटेगरी और हैजर्ड लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। हैजर्ड क्या है जी, इलेक्ट्रिक शॉक, अनकवर्ड वायर्स, अंडरस्टूड हो गया। हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, दूसरे खाने में आपने, दूसरे कॉलम में आपने मेंशन करना है कि कौन कौन इससे मुतासिर हो सकता है। अब क्योंकि वो वर्क प्लेस के अंदर तो वर्कर्स होंगे, तो पूरी आपने डिटेल लिखनी है कि वर्कर होंगे तो कैसे होंगे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम वायर्स एंड केबल्स ऑफ द मशीनरीज वर डैमेज्ड, अलोंग विद दिस द वायर्स वर आल्सो अनकवर्ड। In this condition, if any person touches the wire, he will be exposed to electric shock, which can further cause heart problem, headache, and burn injuries, etc. आप पूरी बात हर हैजर्ड की बताएंगे। Then what are you already doing? कि पहले से क्या हो रहा है? Wiring of equipment before each use for inspected, damaged or frayed electrical cables and cords were replaced. Safe work practices were used before working with machinery like permit to work हो रहा है, safe system of work है। A system of combined visual inspection and maintenance of control panels was developed. The section was closed till the maintenance programs are held. ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब फर्दर कंट्रोल मेजर क्या है और वो किस चीज, किस रेगुलेशन के तहत आप करना चाह रहे हैं, किस लॉ के, तो वो भी आप मेंशन कर देंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शंस आर रिक्वायर्ड? कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क, रेगुलेशन 1988। C167 क्या कह रहा है? सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988 नंबर 1 से है। A13 है, ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स शुड हैव सफिशिएंट इंसुलेशन टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वायर्स। नंबर 2, द यूज ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड्स शुड बी लिमिटेड। ठीक हो गया। मल्टी प्लग अडॉप्टर्स शुड हैव सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस, ताकि एक के जो है वो शॉक की वजह से बाकी भी जो अडॉप्टर्स हैं वो उड़ ना जाएं या आग वगैरह ना लग जाए। द पोटेंशियल फॉर वाटर और केमिकल स्पिल्स ऑन और नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये हमें लॉ कह रहा था जी। ये इसलिए हमने एक्शन लिए हैं कि ये लॉ, ये रेगुलेशंस हमें कह रहे हैं। देन टाइम स्केल क्या है? हर कंट्रोल मेजर का आपने अलग अलग टाइम स्केल उसके सामने देना है। इसका 4 डेज, 11 डेज, 6 डेज, 16 डेज। ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन किस किस कंट्रोल मेजर के लिए कौन है? फर्स्ट वन और फोर्थ के लिए सुपरवाइजर है तो वो हमने मेंशन कर दिया। सेकंड और थर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर के लिए तो उस सूरत में भी हमने इसको देख लिया है और इसका 5 भी आ रहा है, तो एक और कंट्रोल मेजर भी इसी कैटेगरी का, इसी हैजर्ड का मौजूद है। सेफ्टी ग्लासेस एंड ग्लव्स विद लेदर प्रोटेक्टर्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, और ये 10 डेज ऑफ, इसमें ज्यादा भी वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे आपको सारे का सारा थीम समझा रहा हूं। तो अब ये जिस तरह हमने पहला इलेक्ट्रिसिटी का देखा, इसी तरह अब हमारे पास दूसरा हैजर्ड फायर का है, और फायर इसकी कैटेगरी है। हैजर्ड है फायर ड्यू टू स्पार्किंग वायर्स नियर द टेक्सटाइल्स, और उनके आसपास जो आएगा इसी तरह हु माइट बी हार्म्ड, what are you doing already, what are you already doing, what further control actions, time scale और responsibilities। ये आपने 12 hazards कितनी कैटेगरीज में से, 6 कैटेगरीज में से
12 हैजर्ड्स, कोशिश करें 2 ईच ले लें, बड़ा इजी हो जाएगा। और उसके बाद हर हैजर्ड के साथ उसके ये जो नेक्स्ट 5 कॉलम्स हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। तो जब ये आप कंप्लीट करेंगे तो 3 चीजें जो हैं आपने इसके अंदर कंप्लीट की, 3 क्राइटेरियाज मेट हो गए। एक हैजर्ड कैटेगरीज 6 होनी चाहिए, एक हैजर्ड्स आपके 10 से ऊपर होने चाहिए, और तीसरी चीज कि हर एक कॉलम आपका इसी तरह से फुल होना चाहिए जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। अब क्योंकि हैजर्ड्स क्या करने हैं, आपने हैजर्ड्स आपने बिल्कुल इसी तरह से पूरे करने हैं। और एक और चीज आपने ज़हननशी करनी है कि हैजर्ड्स की जो कैटेगरीज हैं, जो हैजर्ड्स की टाइप्स हैं, वो आपने विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द वर्क प्लेस जो है वो आपने रखनी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। आपने किसी सूरत आपने ऐसा नहीं करना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो और आपने हैजर्ड्स की जो प्रायोरिटी है, जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रखा हो। कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन के हैजर्ड्स आएंगे, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसकी अपनी प्रायोरिटी है। इलेक्ट्रिकल है, उसकी अपनी है। टेक्सटाइल की अपनी है। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री की अपनी होगी। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। उसके बाद जी पार्ट 3 आया, जिस तरह मैंने बताया था 3 एक्शंस आप उठा लेंगे इसके अंदर। 3 एक्शंस आप उठाने के बाद उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, और उसके बाद लीगल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या बनती हैं। जो वर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं कोशिश किया करें कि उन वर्ड्स के अंदर रहें, ज्यादा लंबी लंबी इसके अंदर कहानी सुनाने की हमें जरूरत नहीं है। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, मैं इसमें एक एक्शन देता हूं। अब ये एक एक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड, नॉइज में हमने ये कंट्रोल मेजर दिया था। अब इसमें अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें इसकी मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स वो चाहिए, फिर हमें इसकी लाइक्लीहुड और सिवियरिटी का पता होना चाहिए। देन हमारे पास इसका तीसरा सेक्शन है कि ये रिस्क किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, जो कंट्रोल मेजर है हमारे वो किस तरह से अफेक्ट इसके अंदर करेंगे। मैं इसको सामने रखता हूं कि हमारा एक्शन था रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड। अब इसमें नॉइज था तो स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट C155, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, ये हमें क्या कहते हैं 16, एम्प्लॉयर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट। मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो भी आर्गूमेंट देना है वो लीगल भी हो, वो मॉरली भी सपोर्ट करता और फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करे। देन आप देखेंगे कि ये जो आपने हैजर्ड कंसीडर किया है इसकी लाइक्लीहुड और सिवियरिटी क्या है इस जगह पे, उसको हम देखते हुए कि कैटास्ट्रोफिक डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी टू डैमेज टू इक्विपमेंट प्रॉपर्टी, ये आ गया। देन इसका तीसरा पार्ट आ गया कि इफेक्टिव कंट्रोल क्या है। कहता है जी रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग द हैवी नॉइज ऑफ मशीनरी एज देयर नॉइज लेवल कैन बी कंट्रोल एंड रिड्यूस। This will be quite helpful to reduce the effects of noise. There will be a stress-free workplace. All the workers will work happily. 10 days have been provided to complete this section as the supervisor will inform the finance manager. पूरी बात करनी है आपने इसमें finance manager about the section where high noise are being produced, and the finance manager will arrange the remote control equipment. The finance manager will install them in sections where there are unmaintained machineries used. The management will only be able to control the hazard with the help of other control measures, as this one action cannot prevent the hazard to take place. So I have recommended several control measures. The section where the noise was coming from should be separated from other sections. Make sure that all machinery being used is properly maintained. Sound isolation booths should be installed. Schedules should be organized so that noisy tasks are performed when as few people as possible are present. ये एक 3 एक्शन आपने उठाने हैं। मैंने आपको एक एक्शन उठाया, उसकी मैंने मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स बताए, फिर उसकी लाइक्लीहुड और सिवियरिटी बताई। देन आपने अपने एक्शंस की इफेक्टिवनेस को डिफेंड कैसे करना है वो बताया। इस तरह से आप कोई भी अपने 3 एक्शन लेंगे, जिस तरह यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारे पास इसके अंदर आ गया एक्शन 2 लिया गया है। एक्शन 2 यहां पर क्या लिया गया है, ऑफर
communication and empathy training so that employees can protect themselves। वायलेंस एट वर्क प्लेस का लिया गया है, और इसी तरह इसके अंदर तीसरा लिया गया अवॉइड द यूज ऑफ फॉल्टी टूल्स एंड अनमेंटेन्ड टूल्स वाइब्रेशन। तो इन तीनों को लेने के बाद इनके तीनों पार्ट्स, एक आर्गुमेंट्स का पार्ट्स, दूसरा उसकी स्वेरिटी क्या कह रही है, तीसरा उसके अंदर हमने ये चीज देखी है कि वो उनको जो हमने इफेक्ट कंट्रोल मेजर्स दिए हैं वो किस तरह से इफेक्टिव हैं। ठीक हो गया जी। अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो हमने की है 13 क्राइटेरियाज हमने 3 पार्ट के अंदर डिस्कस किए हैं। अब पार्ट 4 है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। अब इसमें हमने 5 क्राइटेरियाज को मेक श्योर करना है। उसमें रिव्यू डेट, उसमें हमारे पास रीजन फॉर गिविंग द रिव्यू डेट, और उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होगी और किस किस को कम्युनिकेट करेंगे, और लास्ट थिंग कि जो हमने कंट्रोल मेजर्स बताए हैं उनका फॉलो अप किस तरह से लिया जाएगा। अब रिव्यू इसमें हम देखते हैं, कहते हैं जी कि प्लान रिव्यू डेट पीरियड विद रीजनिंग टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी policy of the workplace for conducting review. It is suggested that the review inspection must be taken after 1 year such that 26 March 2022। तो आप एक साल की आगे की डेट दे देंगे क्योंकि पॉलिसी ये सजेस्ट कर रही है कि नॉर्मली इस तरह से हमने रिव्यू करना है। हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स यू will be communicated and who you need to tell। I will arrange meetings with the health and safety administrator where I will suggest him to conduct toolbox talks, and with his help, I will also advise the employees about the precautions which should be taken right away. I will advise the health and safety administrator to provide a brief summary of risk assessment and actions which are necessary to be taken and post them on company's intranet, जो एक आपस में कनेक्शन बना हुआ होता है इंटरनेट के थ्रू, मेलिंग और ये पूरा कोई पोर्टल्स चल रहे हैं कंपनी के, उनके ऊपर डाल देगा। वेयर ऑल द वर्कर्स हैव एक्सेस टू, I will suggest health and safety administrator to place notice board about the information which should be focused in the meeting. I will suggest the health and safety administrator to place the signboard at the main entrance. I will set a diary। अब ये वो सारी बात है कि फाइंडिंग्स क्यों करेगा, किसको करेगा। अब उसके बाद है कि फॉलो अप कैसे होगा। I will set a diary update for around 2 weeks before the action is relied upon to be done. I will address the careful individual for all of the actions to find the headway against every movement. Should the action not be on target for completing, I will find the reasons why। Example, is it down to finance or other resources issue। तो वो उसमें सारी चीज़ें देख के वो देखेगा भाई किस की वजह से नहीं हो रहा, तो वो उसको फॉलो अप करवाएगा ताकि जो एक्शंस बताए गए हैं वो लाजमन उस तरह से होने चाहिए। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये बिल्कुल एक पास रिपोर्ट थी और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं रिपोर्ट रिस्क असेसमेंट के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएं, लेकिन आपने किसी भी सूरत इसके वर्ड्स कॉपी नहीं करने हैं। और दूसरी बात, जितने वर्ड्स मेंशन्ड होते हैं आप उनके अंदर रहते हुए इसके अपनी रिपोर्ट के हर एक पार्ट को अगर कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि किसी पार्ट में आप बेशुमार वर्ड्स लिख दें और दूसरे पार्ट में आपके पास इनफ वर्ड्स ही ना हो। तो पहली तो बात यही है जिससे मैंने शुरू में बताया कि पहले आप अपना माइंड मेकअप करें, उसके बाद आप देखें कि जिस चीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या मैं ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 क्राइटेरियाज को देखते जाएं और रिव्यू भी अपनी रिपोर्ट को इसी तरह करें कि आया मैंने ये 18 क्राइटेरियाज मीट किए हैं या कि नहीं किए। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था टॉपिक, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर दिया और इसके लिए अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।